पहले आप लेखन में कैसे आए? पढ़े क्या गढ़े गए। खेल का अंत पिटाई से होता था, खेल का अंत बवाल से होता था, खेल का अंत बैट लेके भाग जाने से होता था। तुम किसी का भला बुरा करोगे तो उसका भला हो जाएगा। उनका नाम था महर्षि झाड़ी छिपाचार्य। अब देख, अब सिनेमा हॉल के पास खड़े होकर आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं मंदिर आया हूँ। अगर 22% लोग पास हुए तो मैं पास नहीं हुआ हूँगा। अगर ऐसा चरित्र आज हमारे मेडिकल कॉलेज या ये हॉस्पिटल्स का हो जाए, इस पे तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि जो जिस परिवेश से आया है उसको उस परिवेश से पढ़ाया जाए। तो बोले कि इधर आइए, ये जो बोल रहे हैं ये लिख पाएंगे? हम आपको दूध में यूरिया में दूध मिला के पिला दिया जा रहा है। किसी की भावना नहीं बढ़ रही, जिसमें किडनी बोल जा रही है, लीवर बोल जा रहा है। लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि नक्शे मुत्रे अमेरिका को देखो, तो सारे के सारे लिख दिए कि नक्शे मुत्रे अमेरिका को देखो। इससे ज्यादा नाम ये चला है। बहुत जगह आप बिलीव नहीं करेंगे, डिस्काउंट मैं खुद लेने जाता हूँ तो बताता हूँ कि मोबाइल बाबा भेजे। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का जो बाढ़ आई हुई है, इससे क्या कंटेंट की क्वालिटी में गिरावट आई है? क्लास और मास का खेल है। क्लास अभी भी अच्छी चीजों को ढूंढ रहा है और उनको भी देखा जा रहा है। बिना आपको थप्पड़ मारे भी तो चोट पहुंचाई जा सकती है। पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए, पर सूंघने के लिए जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है वो गुलाब होता है। वैसा रीडर जिसके घर में कम से कम 500 किताबें होंगी पढ़ी हुई उसकी, वैसा रीडर अब सुनने पे शिफ्ट हो गया है। काम बहुत सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। तमन्ना बहुत सारी है। नमस्कार, अतुल वर्ष के हमारे नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं वो अपने क्षेत्र की एक नामचीन शख्सियत है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे याद होगा तो मैं करीब 25 वर्षों से उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, हमेशा सम्मानित किए जाते हैं और अपने जाने माने, अपने क्षेत्र के जाने माने शख्सियत हैं वो श्री शैलेश त्रिपाठी उर्फ मोबाइल बाबा के नाम से लिखते हैं और हास्य व्यंग के धुरंधर माने जाते हैं। तो आज हम अपने शो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते शुक्ला जी। तो मुझे याद है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से आपको पढ़ता रहा हूँ और आपके साथ एक और कुछ लोगों को पढ़ता रहा हूँ। मैं आगे जब बात होगी तो मैं बताऊँगा। तो तब से मैं प्रभावित रहा हूँ। हम लोग भी जब लिखना शुरू किए तो एक इम्प्रेशन था आपके लिखने का, आपके कैरेक्टर्स का, आपके कैरेक्टराइजेशन का एक इम्पैक्ट जाने अनजाने चलता रहता था। तो हम लोग भी लिखते थे तो कहीं न कहीं आप ही की झलक थी। आज अब ऐसा सौभाग्य हुआ कि आपके साथ मिलने का, आपके साथ बातें करने का, समय समय पे आप सुझाव भी देते रहते हैं, आपका सानिध्य मिलता है, बिल्कुल आशीर्वाद मिलता रहा है। तो और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि आप ही के साथ बैठ के बातचीत करने के एक अवसर मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे। उन सवालों पे आपका क्या मत है ये मैं जानना चाहूँगा। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता रहा है कि आप लेखन में कैसे आए? आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको शुभकामना देना चाहेंगे कि आपने एक नया उद्यम शुरू किया है और बेसिकली आपका आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, इसलिए आप इधर ये काम कर रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी है। आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, आपके उपन्यास भी आ चुके हैं। आगे बहुत सारा काम करना है आपको, पर अभी आप इधर रूटीन के वर्क में आ गए थे। अभी आपने ये नया काम शुरू किया, एक तरह से साहित्य से जुड़ी विधाई है, तो इसके लिए आपको शुभकामना देता हूँ। बाकी एक्चुअली लेखक मैं कभी नहीं था और मुझे लगता है आज भी नहीं हूँ। मैं शुरू से थोड़ा किस्सागो टाइप का था। क्लास वास में हम लोग पढ़ते थे, पर एक्चुअली हम लोग का जो समय था ना, बड़ा अनुशासन बहुत तगड़ा था। उस जमाने में मदर फादर या गुरुजी लोग एक ही विधा जानते थे कि लौंडे को रोज मारो, गिरा गिरा के मारो। हमारे यहाँ जुबली स्कूल है, यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, 125 पुराना, बल्कि 150 साल होने जा रहे हैं। वहाँ के हम लोग विद्यार्थी थे और उस समय वही सेंट पॉल था, वही लिटिल फ्लावर था, सब कुछ वही था। तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे। हालांकि इतने पुराने नहीं, हम लोग डायनासोर के ज़माने के, बट फिर भी तो वहाँ हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ टीचर लोग आपस में बैठ के बात करते थे, ऐसा है लौंडों को रोज़ मारना चाहिए। तो एक नए टीचर आए थे, वो दोनों ने कहा कि अरे क्यों मारना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए ना।
तो जो एक्सपर्ट तो बताते थे नहीं नहीं आपको वजह भले ना पता हो, उन सबों को पता है काहे लात खा रहे हैं। तो हम लोग उस दौर में पढ़े क्या गढ़े गए। पढ़ाई लिखाई तो जो सो चल रही थी चल ही रही थी, जितना पढ़ाई को प्रेशर, बल्कि कभी कभी भाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि हम लोग प्रेशर वाले दौर में नहीं थे, जब सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। तो उस समय क्या था कि जो वातावरण था, जो माहौल था, वहाँ किस्से बहुत जनरेट होते थे। आज जो हमारे बच्चे हैं, बल्कि ये दुख की भी बात है ना कि वो बेचारे घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ भी सब कुछ घड़ी से चलता है, सब कुछ डिसिप्लिन चलता है, सब कुछ एक सिस्टम से चलता है, इधर उधर जरा नहीं। जैसे पूरा दिन हम लोग खेलते थे, खेल का अंत पिटाई से होता था, खेल का अंत बवाल से होता था, खेल का अंत बैट लेके भाग जाने से होता था, किसी का मुंह फूट जाने से होता था। वो खेल के स्वाभाविक अंत नहीं होता था कि ये टीम जीत गई वो टीम हार गई, ये सब नहीं होता था। आज बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जो दौर जिए हैं वो दौर में किस्से बहुत आते थे, आज भी होंगे, पर आज के किस्सों की प्रवृत्ति और प्रकृति बदल गई होगी, किस्से बड़े आते थे। तो मैं थोड़ा सा किस्सागो हो गया। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी था, और शायद ये बताना भी चाहिए लोगों को। हमारे फादर जुबली स्कूल के हॉस्टल वार्डन थे, एक हॉस्टल था उसमें हॉस्टल वार्डन थे। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी में 4-5 अखबार आया करते थे, और आपको याद होगा बहुत पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, धर्मयुग और सारिका, निहारिका, कादम्बनी, रीडर्स डाइजेस्ट, कॉमिक्स बहुत सारी आती थी, प्राण की कॉमिक्स, लोटपोट। हम लोगों ने बचपन में खूब कॉमिक्स पढ़ी है, नागराज। अभी भी मैं आपको एक कॉमिक्स है, पता नहीं अगर आपने नहीं पढ़ी अपने जीवन में तो समझिए आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है। आप नेट पे जाके ढूंढ के देख लीजिए, बांकेलाल सीरीज एक आया करती थी, बांकेलाल पढ़ी है मैंने। अद्भुत है, अब तो नहीं बच्चों के हाथ में दिखाई देती है। बांकेलाल सीरीज की कहानियाँ होती थी। बांकेलाल को भगवान का श्राप प्राप्त था कि तुम किसी का बुरा करोगे तो उसका भला हो जाएगा। ये कितना बढ़िया एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बट अपने आप में समझिए बड़ी अलग टाइप की चीज़ है कि मैक्सिमम लोग आज के ज़माने में, बहुत सारे लोग दूसरों का बुरा करने के चक्कर में लगे हैं। नहीं, बांकेलाल को ये जो श्राप है, हाँ, वो एक महर्षि झाड़ी छिपाचार्य ने दिया। महर्षि झाड़ी छिपाचार्य, मतलब वो झाड़ी छिपाचार्य। अब ये नाम भी अपने आप में कितना कार्टूनिस्ट नाम है। वो झाड़ी में छिप के बैठ के तपस्या कर रहा। अच्छा, और ये जाके छेड़ा बच्चा था और ये वहां गया और उसने कुछ शरारत कर दी, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो उन्होंने इसको श्राप दिया, कर बुरा तो हो भला। हाँ, कर बुरा तो हो भला। हाँ, तो उनका नाम था महर्षि झाड़ी छिपाचार्य। अब देखिए नाम ही कितना अद्भुत है, महर्षि झाड़ी छिपाचार्य। ये नाम भी अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है। अब बांकेलाल की कहानी ऐसे चलती थी, तो उनके एक राजा हुआ करते थे, विक्रम सिंह। और हाँ, विक्रम सिंह। उसका सारा टारगेट था कि राजा को हटा के मैं राजा बन जाऊं, और इसके लिए नया नया जुगाड़ लगाता रहता था। आज राजा को ऐसे निपटाना है, आज राजा वहां जाएंगे, युद्ध होगा, वहां ऐसे इसको ऐसे मार देना है। और उसी वक्त कुछ जब ये मान लीजिए कुछ ऐसा इसने किया कि मैं पंखा गिरा दूंगा, और तब तक कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि जो मारने आया है वही पंखे से गिर गया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने खूब पढ़ी बचपन में, खूब पढ़ी। प्राण की कॉमिक्स, इंद्रजाल कॉमिक्स आती थी। आजकल बच्चे नहीं पा रहे हैं। आजकल मुझे लगता है वीडियो गेम और रील से चीज़ें बड़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि बच्चों को ढूंढ के चीज़ें पढ़ाई जाए। तो उसमें जो मानसिक डेवलपमेंट हुआ, जो सोचने का तरीका डेवलप हुआ, जो लिखना, फैंटम, आपको याद होगा फैंटम, चलता फिरता प्रेत। आज के बच्चे शायद ना जानते हो, उसकी कई सीरीज थी। एक कभी मरता नहीं था, मरता था तो उसका फिर दूसरा उसका बेटा पैदा हो जाता था, बेटा ही फैंटम बन जाता था। और मेंड्रेक्स थे, बहादुर थे, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ बचपन में लोग पढ़ी। तो जो बचपन में पढ़ा वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी रही, तो किस्सागो नेचर बना। वो शुरुआत हुआ क्लास में चुटकुलेबाजी से शुरू हुआ, और फिर होते होते मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। पिताजी बड़े सख्त रहे हैं हमारे, अभी बहुत सख्त हैं, बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति रहे हैं। उनका भी फंडा एक ही था। जहाँ हम लोग की डबल आफत थी, हम लोग स्कूल में भी लात खाते थे, और घर में पिताजी अध्यापक थे तो घर में भी लात खाते थे। अध्यापक और वार्डन, अध्यापक और वार्डन, दोनों बीमारी एक साथ थी, दोनों प्रॉब्लम एक साथ थी। गर्मी की छुट्टी में हम लोग की आफत हो जाती थी, उन लोगों को नेट प्रैक्टिस करने को कुछ मिलता नहीं था, तो सारा प्रैक्टिस हम ही लोगों के ऊपर होता था। गर्मी में बाहर कहीं जा नहीं सकते, खेल सकते नहीं, घर में पिट रहे हैं, कुट रहे हैं। तो उसमें जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचा तो एक थोड़ा बागी हुआ, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ तो हालत ये थी कि मैं आपको क्या बताऊँ अपनी ज़िंदगी की कहानी। मेरी जवानी बर्बाद हो गई, एक लाइन में बताऊंगा। नहीं, मैं व्यंग्य कहानी बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। हुआ ये कि पिताजी हॉस्टल वार्डन थे, और जुबली स्कूल उस समय शहर का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय था। जो भी ढंग का, आप कह सकते हैं कि शहर में बस वही 1-2 था ही। उधर वो था, इधर MP इंटर कॉलेज था, बाद में MG थोड़ा डेवलप हुआ। तो जो भी थोड़ा ढंग का था वो जुबली से पढ़ के निकलता था। मैं कहीं किसी ठेले पे खड़ा होकर कुछ खाने चला गया, तो चूंकि पिताजी ने इतने लौंडों को कूटा था ठेले पे खाने के लिए कि वहीं से कोई गुजरता था, कहा हो मार सबका लेकर हुआ ना,
अब हमन के मारे ना तो के खाए देता मैं भाई साहब, मैं वहीं से बैक हो जाता था। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, कयामत से कयामत तक। मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा था और उस समय लौंडे एक से एक आके कथा किस्सा सुना में, अबे गजब दिखाई ले बाबे, जब आमिर खानवा, जब जीवी चवलवा। तो हम लोग के अंदर अच्छा पिक्चर के नाम पे पूरे जीवन में बस यही था कि साल भर में 1 या 2 फिल्म मिलती थी, जिसमें एक गांधी फिक्स थी, हर 2 अक्टूबर को लगती थी सिनेमा हॉलों में, 2 अक्टूबर को गांधी देखना होता था। कभी कोई शक्ति अनसुईया या भक्त प्रहलाद टाइप की एक मूवी आती थी, वो जाके हम लोग देख लिया करते थे। वो पिताजी का उंगली पकड़ के जाते थे, आदि पर्वत कैलाश वगैरह, और ये जो रामायण पे फिल्म संपूर्ण रामायण एक बड़ी चर्चित मूवी थी। यही 3-4 फिल्में मिलती थी। एक यूनिवर्सिटी पहुंचा, एक नया, जैसे करण जौहर की फिल्मों में दिखाता ना कि बिल्कुल अलग टाइप की यूनिवर्सिटी, तो हम लोग के लिए यही यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अलग दुनिया, अलग परिवेश, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। तो वही कयामत से कयामत तक पिक्चर लगी, लौंडे अपना पूरा गुणगान करने लगे। तो मैं बड़ा डरते डरते, हिम्मत नहीं होती थी, तो एक दोस्त हुआ, उसने इनकरेज किया, उन्होंने चला जाए। तो मेरा ख्याल है राज या कहीं मेनका में संभव तो फिल्म लगी थी। हम लोग 12:30 के बाद 15 मिनट लेट से पहुंचे कि शुरू में बड़ा वो चलता था, एड चलता था, एड छूट जाएगा, कोई कम से कम देखेगा तो नहीं, मेन टाइम पे पहुंचेंगे, पता चला कोई वहीं दिख गया, गड़बड़ा जाएगा। तो 12:40 पे मैं कोने में खड़ा था और एक लड़का हमारा दोस्त था, वो टिकट खरीदने पहुंचा। जैसे टिकट खरीद के वो निकल रहा था, तब तक एक हमारा गुरुजी का पढ़ा हुआ शिष्य मिल गया। कहाँ यहाँ? अब सिनेमा हॉल के पास खड़े होकर आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं मंदिर आया हूँ या कहीं और आया हूँ। हमने कहा एक लोग से मिलने आए बड़ा गुरुजी, हमन के लतियावन है, तू यहाँ सिनेमा देखा था वाह। भाई साहब वो लड़का इशारा करता रहा, मैं भाग गया, मैं फिल्म नहीं देख पाया। मैं उस बहुत बड़ी चीज़ से वंचित रह गया। उस समय की युवा पीढ़ी, शायद ही कोई ऐसा बिरला रहा होगा, 10-5 करोड़ में 1 बचे होंगे जो उस आयु वर्ग में वो फिल्म न देखे हों। मैं वंचित रह गया। बहुत बाद में मैंने VCR पे मूवी देखी। तो वहाँ से जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा, वहाँ दोस्त मिले और कोई बंधन नहीं मिला, तो वहाँ किस्सागो प्रवृत्ति डेवलप हुई, कुछ ज़्यादा ही डेवलप हुई। जुबली में तो उतनी डेवलप नहीं पाती थी। वो किस्सागो में किससे बैठा के सुनाता था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, ये बात भी समझने जानने की ज़रूरत है। हम लोग विशुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़े थे और मैं अच्छा स्टूडेंट था। प्रथम श्रेणी में, उस समय प्रथम श्रेणी बड़ा कठिन माना जाता था। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी का ज़माना और राजनाथ सिंह जी का ज़माना, पूरा पेपर खाली, कोई पास ही नहीं होता था। पूरे कॉलेज 2-4 10 पास होते थे। उस दौर में पेपर आता था, ये जो रिजल्ट का पेपर आता था, उस पेपर में हमारे अखबार ऐसे नहीं कि आज पट से रोल नंबर डालिए, कोई एडवेंचर ही नहीं। आज तो एडवेंचर कुछ है ही नहीं, खट रोल नंबर डालिए, खट नंबर आ गया, परसेंटेज सब कुछ तुरंत बता देगा। हम लोग के यहाँ पहले 7:20 पे घोषणा होती थी, पहले अखबार में छपता था कि 15 जून को इस बार रिजल्ट होगा। अब 15 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये सुनते ही 1 जून से पब्लिक की हालत खराब। 1 जून से लोगों का BP बढ़ना चालू, जो स्टूडेंट है, जिन्होंने विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है। 5 जून आते आते जितने देवी देवता, जितने सब उसमें उस प्योर सेकुलर थे हम लोग उस समय। उसमें ये भेदभाव नहीं करते थे खाली हनुमान जी के यहाँ जाएंगे अब पीर बाबा के यहाँ नहीं जाएंगे। इनके यहाँ भी जाके मत्था टेक रहे हैं, वहाँ भी जाके मनौती मान रहे हैं, वहाँ कढ़ाई चढ़ाई जा रही है, वहाँ चादर चढ़ाने की बात हो रही है। कैसो पार घाट लग जाए, पास हो जाए। वो दुर्दांत एग्जाम होते थे, वो दुर्दांत रिजल्ट आता था। उसमें रिजल्ट आते थे। हमारे चाचा थे गाँव के, पटीदारी के चाचा थे, उनका रिकॉर्ड कई साल से था फेल होने का लगातार। अच्छा, फेल होना सब बहुत सामान्य बात मानी जाती थी। तो वो जो है खाली इतने पूछते थे। 7:20 को पहले न्यूज आती थी, मान लीजिए 15 आ गया, 15 तारीख को 7:20 पे पहले न्यूज आती थी। उसमें मनहूस सी शख्सियत आती थी, बोलती थी कोई ये आकाशवाणी है, और उसी में क्रम में बोलता था कि आज उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। कुल 18%, 12%, 24, हाई स्कूल कैसे ही आते थे 20-22%। तो जो हमारे चाचा थे खाली इतने पूछते थे कि हो रेडियो सुन लो लोगन? हाँ चाचा सुन ली है। को % रिजल्ट बतौलस ये हो चाचा? 22%। हाँ तो अब क्यों गई नहीं हम? वो 22%, 22-24% के हिसाब से अंदाजा लगाए थे। अगर 22% लोग पास हुए तो मैं पास नहीं हुआ होगा। उसके बाद 4-5 साल तक ये क्रम चला। अच्छा, पूरा सिस्टम होता था, रिजल्ट निकलेगा, चाचा लतियाए जाएंगे, 2-4 दिन तक खाना बंद रहेगा उनका, घर से भाग के मामा मामा के यहाँ कहीं चले जाएंगे, हफ्ता और फिर पलटेंगे। तब तक घर वाले जब कोई अच्छा एक से पटीदार साले चिल्लने चढ़ने वाले भी ना, अरे देखा तो फिर फेल हो गई, तो चाचा के पिता ही समझाएंगे, अरे कहा भाई फेल हो गए, कुंभ के मेला नहीं परीक्षा में ना आज तो फेल हो गए, अगले साल पास हुई, अरे जब परीक्षा दिला हुए ना फेल होला। इस तरह की बातें जो है, वो क्या चढ़ता है सवार क्या क्या, वो तिफल क्या गिरे, जो उस टाइप की शेर और चाचा के पिता जी सुना चल रहे।
एक बार चाचा का आत्मसम्मान जाग गया, यार बोला यार बहुत हो गया साला, बहुत चुतियापा हो गया, हर साल मैं फेल हो रहा हूँ, घर भर की नाक कटवा रहा हूँ, हमारे साथ के सर कहाँ कहाँ पढ़ के कितना बम्बई दिल्ली कमाने चले गए, एक आठों नौकरी भी पा गए, इस बार तो कुछ होना चाहिए। चाचा ने पूरी तपस्या की, फिर फेल हो गए, पर अब की इन्होंने कुछ परिवर्तन किया, घर पे बता दिया कि हम पास होगा। अब घर पे बता दिए तो चाचा के पिताजी एकदम उनके आंख से आंसू आ गया, अरे भाई हमारे खानदान में लड़का कितना दिन से फेल हो रहा था, आज पास हो गया। तो अपने हाथ से, जून में एक आम होता है ना, वो बढ़िया आम काट काट के खिला रहे थे। एक तो इस देश में जलनखोर इतने हैं साले, इतने हरामी हैं सब, कोई कमीना देख लिया जिसको ये बात पता थी कि फेल हो गए हैं। अच्छा होता क्या था, पेपर वाला जो पेपर निकलता, 3 दिन बाद पेपर आता था, वो पेपर जब आता था तो बकायदा वो बोलता था कि जिसमें गए बड़े बड़े झूल, आ गया भैया हाई स्कूल, ये पेपर वाला नारा लगाता था। लोग तमाम लोग अखबार के बाहर जाके खड़े रहते थे पूरी पूरी रात कि अब पेपर आएगा, पता लगे रिजल्ट आएगा। अच्छा पेपर वालों का चरित्र उस मामले में, एक मामले में बहुत अच्छा था, जो अखबार जो ये बेचते थे रिजल्ट का, अगर ऐसा चरित्र आज हमारे मेडिकल कॉलेज या ये हॉस्पिटल्स का हो जाए, वो जो फेल होता था उससे पैसा नहीं लेते थे, आपको याद होगा। पास होने पे 50 रुपए भी ले लेते थे, खुशी खुशी मिठाई खाने के लिए, लड़का दे भी देता था, पास हुआ है। बल्कि उस चक्कर में कई बार लोगों के साथ धोखा हो गया, उसमें गलती से पास निकल गया और असल में फेल था। 50 रुपये भी 50 रुपया भी गया। फर्स्ट क्लास अगर पास थे तो 50 रुपए लगता था, सेकंड क्लास थे तो 10 रुपए लेता था, थर्ड पे भी 5 रुपए 2 रुपए ले लेते थे, पर फेल वालों से वो पैसा नहीं लेते थे। ये चरित्र बड़ा अच्छा लगता था कि एक बेचारा गरीब पेपर वाला भी हाकर जो भोर में 2 बजे रात को जगता है, उसका भी ये चरित्र था कि अगर कोई दुखी है तो उससे हमको पैसा नहीं लेना है। पर आज अगर आप ज्यादा दुखी हैं तो बहुत सारे लोग उसी वक्त ज्यादा पैसा लेते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। चाचा हमारे जब फेल हो गए तो चाचा ने घर पे बता दिया, आम खिलाए जा रहे थे, एक कमीना देख लिया, उसने कहा हई देख पाओ कलजू, अरे लड़का फेल भइल बा, हई सर वो आम खियावल जाता है। बस चाचा को लगा भाई भांडा फूट गया, और चाचा टप्प से कूद निकले, और घर पहले गांव में छोटा सा इनार बोलते हैं उसको, कुआं होता था, चाचा डप्प से कूद गए। अब साला खेल पलट गया, बस उनके पिताजी जल्दी जल्दी बांस लेके आए, पब्लिक जुट गई, बांस वांस डालने लगे थे, कोई ज्ञानी जुटे कर पगलाई लवा, लड़का बांसे से निकल पाई कुआं में से। उनके पिताजी कहे कि निकारत नहीं थी क्या, वहां थे कूद कूद। उस दौर में हम लोग विद्यालय पहुंचे, हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे थे, वहां एक से एक एक्सपर्ट अंग्रेजी ना बैठे थे, जो जैसा लोग बताते हैं, कोई फलाने का पुत्र था तो नौकरी पा गया था, कोई फलाने जी की गैया खिला दिया था, कोई फलाने गुरु जी की सेवा कर दिया था तो नौकरी पा गया था, पर वो लोग धुआंधार अंग्रेजी में पढ़ाते थे। उसका परिणाम हुआ कि बीएससी प्रीवियस में ही हमारे यहाँ 80% 90% पब्लिक गायब हो गई, फेल हो गई। उसमें क्या था, मन वन लगता नहीं था। मतलब इस पे तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि जो जिस परिवेश से आया है उसको उस परिवेश से पढ़ाया जाए। एक अच्छा स्टूडेंट, हालांकि बाद में उन्होंने रिकवर किया, पर काफी ऊर्जा नष्ट हो गई हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में। मेरे साथ कितने अच्छे अच्छे दिग्गज खेत रहे, फेल हो गए बेचारे, उसके बाद से वहीं उनका ट्रैक चेंज हो गया, तो उसमें मन नहीं लगता था क्लास में। गुरुजी लोग का पढ़ाया सब धारा प्रवाह अंग्रेजी, पन्ना खर्रा लेके आते थे, वो खर्रे से आगे जीवन में बढ़े थे, खर्रे लेके आते थे, खर्रा बोल के चले जाते थे, कुछ समझ में आता नहीं था। तो करें तो क्या, तो बाहर दोस्तों की गोल जुटने लगी, किस्सेबाजी होने लगी। वो किस्सेबाजी होते होते मैं एक ठीक ठाक किस्सा वो बन गया। अभी आपका सवाल वही है कि शुरुआत कैसे हुई थी। एक बार मैं एक फंक्शन में गया था और वहाँ पे मैं यही सब किस्सा ऐसा कुछ सुना रहा था, तो मेरे बगल में एक श्री विवेकानंद मिश्रा जी दैनिक जागरण में उप संपादक हैं, अभी भी हैं वो कहे, वो सुन रहे थे बड़े ध्यान से, तो बोले कि इधर आइए, ये जो बोल रहे हैं ये लिख पाएंगे? हम कहे हाँ लिख लेंगे, इसमें क्या है, लिख देंगे, क्या करेंगे आप? बोले आप दीजिए तो अखबार में मैं इसको छापूंगा। अखबार में छापने लायक ही सब है? बोले अरे नहीं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है और बड़ा टचिंग है, ये एक कहीं ना कहीं किसी पे इशारा कर रहा है, एक तरह से ये चुभा रहा है, आप लिख के दीजिएगा, तो कुछ लिख के लाइएगा। तो मैं कहा क्या लिखूं, संयोग से यही विषय चुना। उस साल भी बड़ा धुआंधार रिजल्ट आया था, और यही पंडित शिवहर्ष मिश्रा जी थे, एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो एक मेरे मित्र हैं, वो उनको परमानेंट उंगली और ज्योतिषी अंगूठी सब करते रहते हैं, तो विश्व का कोई ज्योतिषी शायद ही उनसे बचा होगा जिसकी वो पोस्टमार्टम ना कर दें आज की डेट में। उनको सबके बारे में पता है, कौन कितना बढ़िया बताता है। तो वो हमको शिवहर्ष मिश्रा जी कह ले गए। वहाँ मैं गया तो देखा एक से एक ढंग के परिवार की महिलाएं और उनके साथ उनके बच्चे, गाल फूला फूला गोरे चिट्टे, तो क्या तो सुसाइड कर लेगा, फेल होगा, जरा कुंडली फेल हो गया है, लाइन से फेल वालों की सीरीज बैठी थी। तो मेरे दिमाग में का एक क्लिक किया कि यार मान लीजिए देवलोक में एग्जाम हो और उसमें अपने गणेश जी और कार्तिकेय जी फेल हो जाएं, तो क्या दृश्य बनेगा। तो बस हमने उसी पे एक स्टोरी लिखी थी। मुझे आज भी स्टोरी मोटी मोटी याद है कि भगवान
के पुत्र यानी गणेश जी। हालांकि मुझे लगता है आज मैं लिख दूं तो शायद बवाल खड़ा हो जाए, क्योंकि अब लोगों की समझदारी थोड़ी सी छोटी नहीं हुई है, क्रोध बढ़ा आ गया है, बड़ी छोटी छोटी बात पे बढ़ गया है। हाँ, भावनाएं इतनी जल्दी भड़क जाती हैं, जिस बात पे भड़कनी चाहिए उस पर नहीं भड़कनी चाहिए। आपको दूध में यूरिया में दूध मिला के पिला दिया जा रहा है, किसी की भावना नहीं भड़क रही, जिसमें किडनी बोल जा रही है, लीवर बोल जा रहा है। आपके साथ कैंसरस आइटम मिला दिया जा रहा है। 12,600 की दवा 14,000 में बिक रही है। 600 की दवा 14,000 की, 14,000 का इंजेक्शन 55,000 में एक हॉस्पिटल दबाव डाल रहा है कि नहीं, जब लेना है मेरे यहाँ से लेना है। जबकि उनका सगा भाई एक है, वो दवा का काम करता है, वो कहता है मैं 14,000 में दिलवा दूंगा थोक में। पर हॉस्पिटल का कहना है, इसी शहर का एक हॉस्पिटल है, कि नहीं, आपको जब लेना है हमारे यहाँ से लेना है। तो बेचारे जानबूझ के 41,000 रुपये, वो भी कैंसर के पेशेंट है। कैंसर के पेशेंट को तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को इलाज कराना चाहिए। किसी ने बीमारी और आपकी वजह से कैंसर हुआ, ये पॉल्यूशन और ये यूरिया और ये डाई और जो कीटनाशक हैं, या बहुत सारे कारण हैं, पर उसको 41,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इस पे किसी की भावना नहीं भड़क रही है। पर आज जरा सा कुछ लिख दीजिए, ठीक है। तुलसीदास जी ने भी मजाक किया है भगवान के ऊपर, तो सूरदास ने भी मजाक किया है, पर उनका मजाक करने का मकसद उनका अपमान करने का नहीं था। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान तो हम लोग के बीच में रहे हैं, और हम उनको ह्यूमनाइज करते हैं, उनको ऐसे फील करते हैं। तो हमने उस समय लिखा, उस समय कि बालक गणेश और ये जिद मचा लिए कार्तिकेय जी कि हम लोग भी बोर्ड के एग्जाम देंगे, हम लोग पर डिग्री नहीं है, कहीं जाते हैं तो फलाने MA किए हैं, BA किए हैं, और हम लोग पर डिग्री नहीं है, तो साला बेइज्जती फील होता है। बोले अरे तुम लोग कौन बेइज्जती फील होता है, तुम लोग तो दुनिया का सारा ज्ञान रखे हो। बोले ना, समझा रहे हैं। बोले नहीं, वो सब हम लोग नहीं। बच्चे जिद करते हैं तो कोई तर्क नहीं सुनते हैं, कोई तर्क नहीं, बस हमको चाहिए तो चाहिए। वैसी जिद इंसान अगर पैदा कर ले, दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, पर जैसे बड़ा होता है उसकी जिद खत्म हो जाती है। तो बच्चे जब जिद्दी आ गए तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, पर किसी को बताना नहीं कि हमारे पुत्र है, क्योंकि तुम लोग परम ज्ञानी हो, तुम कर जाओगे टॉप, दुनिया कहेगी बाबा ने अपने पुत्र को टॉप करा दिया। तो तुम लोग चुपचाप कोई नाम बदलो और किसी को बताना नहीं, चुपचाप अपना पढ़ना, इस शर्त पे करो, तुम करा दें। बोला हाँ, इसी शर्त पे। तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में उन लोगों का एडमिशन करा दिया गया, और मार अपना कोचिंग, ट्यूशन और कुंजी फुंजी, विकास गाइड बुक, दुनिया भर का UPH वगैरह चलने लगा, चीज़ें चलने लगी। रिजल्ट आया, दोनों लोग चित्त, दोनों लोग फेल। अब भगवान भोलेनाथ का क्रोध तो 7वें आसमान पे, कि कहाँ मैं सोचता था कहीं से वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तोड़ दें, 100 का 150 ना पा जाए। कभी कभी बच्चे इतना अच्छा लिख देते हैं कि मन करता है 100 में 125 नंबर दे दो। इतनी सुंदर लेखनी कभी वायरल होती है ना, इतने बढ़िया। तो भगवान तो ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सर मेरे ऊपर आरोप लग जाए कि ये अपने बच्चों को टॉप करा गया। और यहाँ हालत है कि चुंड मुंड कोई असुर थे, उनके बच्चे पास हो गए सेकंड डिवीजन। गुड सेकंड चलता था पहले, अब गुड सेकंड का पता खत्म हो गई। 55 से ऊपर 55 से ऊपर गुड सेकंड माना जाता था, वो कहा जाता था। बोर्ड ऐसी कोई घोषणा नहीं करता था, और गुड सेकंड, अरे उसमें बड़ा धोखा होता था। एक हमारे मित्र के आगे F लिखा था, फर्स्ट थे, उनकी पास होने में थोड़ा दगदग था। फर्स्ट आए तो पूरे शहर में मिठाई बढ़ गई, पूरे रिश्तेदारी मिठाई बढ़ गई। रिजल्ट आया तो फेल थे। एक थर्ड थे, उनका फर्स्ट हो गया, फिर बाद में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो भगवान जो है बड़े कुपित हुए। तब भगवान नारद आए, देखे कि माहौल खराब है, एकदम क्रोध में है, तांडव करने ही वाले हैं। माता उनको लेके गोदी में बैठी है, वो सुबक रहे हैं, आंख से आंसू उनके आ रहा है। अरे क्या हो गया, काहे माहौल खराब है, क्या दिक्कत है, तो बताइए। बोले अरे आप भी क्या करते हैं, आप बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों को हम लोगों ने बहुत पास से जचते देखा है। तो उसी चीज को मैंने इधर लाके मिलाया। उसमें होता ये था कि एक गुरु जी थे, वो 8वीं को 6, 7, 8 को हिंदी पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे बल्कि पढ़ाती थी, महिला थी, हमारे मित्र की माता जी थी, और उनके पति देव शिक्षा विभाग में किसी ठीक ठाक जगह पे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को किसी जुगाड़ से अध्यापिका बनवा दिया था। उनको कुछ नहीं आता था, तो उनको 6, 7, 8 में हिंदी पढ़ाने को लगा दिया गया था। एक दिन उनको खोजती हुई आई कि बाबू आपसे मिलना है, जरा बहुत जरूरी काम है। कई बार आई घर तो लोग बताया कि कहीं गए हैं, अभी लौटेंगे। हम आई तो बेचैन होकर आई, बोली ये पेपर है, जरा इसको सॉल्व करके ऐसा लिख के दे दीजिए कि हम समझ लें। हम कहे आप तो 6, 7, 8 को हिंदी पढ़ाती हैं, आपको इंटर मैथ से क्या मतलब। बोली बोर्ड में हमको मैथ की कॉपी जांचने को मिला है। तो हमको ऐसा कुछ, अब सोचिए हाई स्कूल 8 को हिंदी पढ़ाने वाला आदमी बोर्ड की कॉपी जांचेगा तो क्या परिणाम निकालेगा। एक गुरुजी थे, उनकी अवस्था रही होगी 85 साल। उनको 4 मिला कंधे बकायदा लाद के लेके आते थे, बैठा देते थे, उनको दिखता नहीं था। 5 दिन वो बिना स्याही के नंबर दिए, स्याही उनकी खत्म हो गई रिफिल की, और उसी पे धकाधक नंबर दिए जा रहे थे, कापी जचती जा रही थी। 5वें 6वें दिन का जो हेड था रूम का, उसने कहा अरे गुरुजी कहाँ लिख नहीं रहे हैं। बोले लिख तो रहे हैं। बोले कहाँ लिख रहे हैं। तब बेचारा 2, 4, 5 खोजो आया, तब तक ऊपर से प्रेशर था, जल्दी भेजो। ऐसे ही भेज दिया। मजे की बात है वो सब पास भी हो गए, सब जहाँ से सब आए थे। कुछ मृतक हैं, उनके नाम पे था। एक बड़ा जोरदार वाकया हुआ कि
एक गुरुजी बाहर चाय की दुकान पे बैठे थे, हम लोग जो मंडराते रहते थे, बताया ना, उस समय खेल रहे हैं तो खेले ही जा रहे हैं, गप मार रहे हैं तो गप्पे मार रहे हैं, तो वहीं चाय की दुकान पे गुरुजी लोग बतिया रहे थे कि आजकल के लड़के में पता नहीं कहाँ पढ़ा है ना सब। अब बतावा साला मेघा बनेले बाटे हमरे विषय में मेघा के कौन काम बा? संस्कृत के गुरुजी थे, हमरे विषय में श्लोक लिखा, सूत्र लिखा, हाई सब लिखा, मेघा कहीं बनाओ हो? तो सब लगे हंसने। तो एक गुरुजी को थोड़ा खटका, बोला नहीं मेढक नहीं बनौले, कोनो बदमाशी करो नहीं हो, एक तो नहीं बनौले बा, पूरा क्लासवा मेघा बनेले बाटा सब, हम तो सामान के फेल करत हैं। ये कह यार पूरा क्लास मेढक, तो कोई कह रहा है कि नकल कैले हुए साले, एक कोनो बनौले हो वही देखा देखी सब। अच्छा ये होता भी था ना, हमारे से मित्र थे, उन्होंने लिखा कि नक्शे में नकल किए, कॉपी किए, तो लिखे कि नक्शे में नीचे भी लिखा है नक्शे में उत्तरी अमेरिका को देखो, पूरा किताब से नकल मारे थे, तो लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि नक्शे में उत्तरी अमेरिका को देखो, तो सारे के सारे लिख दिए कि नक्शे में उत्तरी अमेरिका को देखो। तो इन्होंने कहा कि गुरु जी ऐसा बा, वो जरूर नकल कैले हुई है सर, एक मिला कोनो बदमाशी मेघा बनेले हुई और वही चक्कर में जो ना सब बना दिले हुई है। कहा हाँ चला चला जब दिखाएं, ऐसा नहीं मोट रहा है। सब गए लोग देखते तो पता हुआ गुरुजी 5 दिन से बायोलॉजी कॉपी संस्कृत जान के जांच रहे थे, हाकारी तरीके से लोगों को फेल कर रहे थे। कुछ चिट्ठी एक्सपर्ट थे जांचने वाले, चिट्ठियां रसीली चिट्ठियां, हालांकि जैसे आजकल फर्जी फेसबुक आईडी लोग लड़कियों की बना लेते हैं, होते मर्द हैं हट्टे कट्टे, लेकिन वो सुंदर सी कोई स्त्री बना देंगे और उसकी आईडी बना देंगे, उस पर धकाधक कुछ लिख दे 2 लाइन का, उस पर मार धकाधक, और आप साला कलेजा चीर लिख दीजिए। मैं तो कोई सोचता हूँ कि गालिब अगर आज के दौर में होते उनको साला 5 लाइक ना मिलता। हाँ अगर गालिब कहीं IAS हो गए होते, कहीं किसी जिले के DM होते या कहीं सांसद या विधायक होते तो कुछ भी लिख देते। उस समय के थे ही गालिब विधायक सांसद, जैसा उनका रुतबा था ही। रुतबा से नहीं होता है। हाँ। रुतबा तो बहुत लोगों का है, बहुत लोग स्वयं से सांसद विधायक हैं, बट अगर आप किसी के कुछ करने लायक हैं, भाई आपके साथ फोटो लगा के मेरी दुकान चली जाएगी, तब तो भाई गालिब का दौर रहता। तो गालिब अगर उस समय DM कलेक्टर ये सब नहीं होते तो 5 लाइक उनको मिलता। 2-3 तो अपनी खुद की बीवियों की, पता नहीं एक थी कि 2 थी मुझे नहीं पता है, 2-3 बीवियों की, एक जिसने उनको उधार दिया होगा, एक उनके दूध वाले का, 5 से छठा नहीं मिलता। पर वही गालिब जब कोई कैटरीना कैफ टाइप की कोई सुंदरी की फोटो लगा देते, अब कुछ नहीं, कोई घटिया सा शेर, या देखो शाम ढल रही है, जिंदगी यूं ही फिसल रही है, खाली इतने लिख देते, 2500 2.5-3 शेयर, लाइक, कमेंट, साला भर भर आहा क्या लिखा है आपने। तो ये बात कहाँ से उठी था? तो गुरुजी मेघा जांच रहे थे। कुछ गुरुजी बड़े रसीले टाइप के थे, वो चिट्ठियां खोजा करते थे, जिसमें चिट्ठी मिल गई मेरी शादी होने वाली है और ये वो इस टाइप का, उसको तो नंबर दिया थे, या 100 की नोट डाल दिया, या 500 की नोट, 500 तो बहुत बड़ी रकम थी, 50-100 यही है गुरुजी मैं फेल हो जाऊंगा। मैथ जैसे विषय में 100 रुपए, हाँ 100 रुपए विषय वाइज था। हिंदी में 20 रुपया महाराज। गुरुजी हिंदी में कौन डाल रहा है, हिंदी में कुछ लिख दे वो पास हो जाता था। ये सोशल साइंस में 50 चलता था, जाग्राफी में, वो भी जाग्राफी में। हिंदी समाजशास्त्र में तो 10-20 पड़ जाए, वही गुरुजी खुश है, चला कुछ मिलल ना कम से कम, आज हमारे बोली तो भाई, तो वो उस पर नंबर देते थे। तो वही मैंने इधर क्लब करके कि प्रभु को ये बताया गया कि नहीं, आपके जो बच्चे फेल हुए हैं वो दरअसल इस कारण से हुए हैं, बच्चे आपके अच्छे हैं, निराश मत हो। तब प्रभु थोड़ा मुस्कुराए, वो पहला आर्टिकल छपा और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, जो पहला आर्टिकल आपका छपा था उसमें भी आपका मोबाइल बाबा के नाम नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। मोबाइल बाबा नहीं था वो, उसमें मोबाइल बाबा कोई नाम था भी नहीं, नाम है भी नहीं। दरअसल शुरुआत में मैंने कई एपिसोड लिखा शैलेश गपोड़ी के नाम से। दरअसल हुआ क्या, यहाँ एक संपादक जी थे श्री शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और बड़े अच्छे संपादक रहे। तो मैं लिखता था तो मेरा नाम शैलेश मणि त्रिपाठी और उनका नाम शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, और वो एक गुरुवारी पन्ना निकलता था। उस पन्ने ने बहुत साहित्यकार दिए, गुरुवारी जागरण। तो उसमें केवल साहित्य ही होता था, कोई विज्ञापन नहीं होता था, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी चीजें थी, और व्यंग भी आता था। तो उसी में फ्रंट पेज पे अक्सर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी का एक आर्टिकल छपता था जो धर्म से रिलेटेड होता था, अध्यात्म से रिलेटेड होता था, और उसी में सेकंड पेज पे मेरा मोबाइल बाबा बकायदा लगता था। तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वही लिख रहे हैं, तो उनको बधाई देते थे। तो उनको ये चीज थोड़ी सी नागवार गुजरती थी कि नहीं यार ये मैंने नहीं लिखा है, बताते थे। तो हमसे कहे, जब कई लोग हमारे सामने कह देते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो मैं आपके हिस्से का बधाई क्यों स्वीकार करूं? चलिए जो सामने मिलता है वो तो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नाम में कुछ बदलिए। तो नाम बदलने में वो शैलेश गपोड़ी कुछ दिन तक हुआ, तो किसी ज्ञानी ने राय दे दिया कि नहीं थोड़ा जम नहीं रहा है, डिग्निटी खिलाफ और ये वो, तो गपोड़ी नाम भी हटा। फिर वो शैलेश त्रिपाठी आया। फिर उसी में हुआ क्या कि एक बार उसमें मोबाइल का बड़ा क्रेज था। मोबाइल BSNL ही आता था उस समय, भाई साहब नहीं लगेगा उसका फुल फॉर्म था BSNL, हालांकि आज भी सुनते हैं ऐसे ही है। उषा आता था,
ऊषा तो शुरुआती है, ऊषा शुरुआती है। उसमें इतना बड़ा मोबाइल होता था, आप चाहिए तो बात भी कर लीजिए, चाहिए उससे मार भी दीजिए किसी को, भारी भरकम फोन हुआ करता था। उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों लगती थी। और फिर बाद में जब ये प्रीपेड शुरू हुआ तो यहाँ के एक माननीय को उसको ठेका मिला और उन्होंने 25-50 रुपए के सिम को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में बेचा और ब्लैक खूब जम के धुआंधार हुआ। तो वो BSNL का सिम हुआ था। तो जिसके हाथ में मोबाइल होता था, जो क्रेज रिवॉल्वर पिस्टल का बीच में हो गया था या है आज भी है, उससे बड़ा ये मोबाइल का क्रेज हुआ करता था। बड़ा सा मोबाइल लेके लोग चल रहे हैं, बातें नहीं हो पाती थी, बात कटती थी तो कितने तो तरकुल पे चढ़ के बात करते थे, छज्जा पे 3 मंजिला पे चढ़ते थे, इतना बड़ा फोन, इतनी बड़ी उसमें डंडी निकली रहती थी, और नहीं भी फोन आ रहा है जबरदस्ती झुट्ठे कहीं भौकाल बना रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पे एक बाबा जी थे, उनके साथ 2-3 सुंदरियां थी और 2-3 मोबाइल उनके गले में लटके थे। जिस जमाने में एक भी मोबाइल लोगों के पास नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, तो बाबा जी के हाथ में 3-3 मोबाइल थे और अपना विचरण कर रहे थे, मोटे ताजे हट्टे कट्टे। तो हमने उसी पे एक कैरेक्टर बनाया मोबाइल बाबा का, जो दुनिया की समस्याओं को, दुनिया की प्रॉब्लम्स को वो अपने तरीके से शॉर्टकट मेथड से, मतलब ऐसे समझिए कि क्या बोलते हैं, जो गलत रास्ते से क्या शॉर्टकट हो, कि जैसे पॉलिटिक्स में जाना है तो किसी नेता को सेट कर लो, ऐसे कर लो, जो आजकल जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स चल रही है उस तरीके से। तो वो बाबा उसका समाधान बताता कि गुरुजी मैं परीक्षा टॉप करना चाहता हूँ, तो बेटा मैं मेहनत लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो गुरुजी बेटा ये पता लगाओ पेपर कौन बना रहा है और उसको सेट करो। गुरुजी कैसे सेट करें? बोला घर से जाओ, लौकी कोहड़ा खरीद लो बाजार से कहीं और जाके गुरुजी से बताओ कि मेरे फार्म हाउस की लौकी कोहड़ा है, भले उसके पास हाउस ना हो पर फार्म हाउस बता दो। तो गुरुजी बड़े प्रभावित होंगे, तो हो सकता है तुमको पेपर दे दें और पेपर दे देकर तुम टॉप कर जाओ। तो इस टाइप के फार्मूले, गुरुजी मुझे नौकरी पाना है, कैसे पाऊँ? तो उस समय चाचा भतीजे का बड़ा चलता था मामला। तो एक काम करो, या तो चाचा को सेट कर लो, या भतीजे को सेट कर लो, या बाबूजी को सेट कर लो, किसी एक की लिस्ट में जाओ, खेत बाड़ी गिरवी रख के इस टाइप के समाधान बताते थे। तो वो सीरीज थोड़ी लंबी चली, वो लंबी ऐसी चली कि वो मोबाइल बाबा नाम चिपक गया। आज भी मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल नाम उपनाम बिल्कुल नहीं है, पर वो नाम आके जैसे चिपक जाता है, जैसे असरानी के साथ चिपक गया, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, वैसे ही है। पर ये नाम मेरे से ज्यादा नाम ये चला है बहुत जगह, आप बिलीव नहीं करेंगे, डिस्काउंट मैं खुद लेने जाता हूँ तो बताता हूँ कि मोबाइल बाबा भेजे हैं। तो वो चीज़ शुरू हुई और फिर आप देख ही रहे हैं, लगातार चल ही रहा है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो, जैसे आपने बताया कि मोबाइल बाबा के नाम से ही मोबाइल आया, उसके बाद आपने वो दौर देखा है, मैंने भी देखा है। मोबाइल आया, मोबाइल के बाद इंटरनेट आया, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टूल्स एडवांस होते गए। फिर कभी हमने सोचा ही नहीं था कि जो मोबाइल हम लोग मिलाने के लिए ऊंची जगह, जैसे आप बता रहे हैं, तरकुल पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, तो उस मोबाइल ऐसी हो जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएगा कि हम किसी को सामने वीडियो चैट कर सकते हैं। तो चीज़ें एडवांस हुई, सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया के आने के बाद जो हमारी किस्सा गोई है, आपने कहा कि आप बेसिकली किस्सा गो हैं। हाँ बिल्कुल, स्टोरी टेलर। बिल्कुल। अब उस स्टोरी को आप चुटीले अंदाज में हाँ बिल्कुल कह पाते हैं, ये आपकी विशेषता है। बिल्कुल। लेकिन हमने अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के आने के बाद स्टोरी टेलिंग की बाढ़ आई हुई है। हाँ बिल्कुल आई है। लोग अपनी बात को, हर व्यक्ति के पास कोई कहानी है, हर व्यक्ति अपनी कहानी का हीरो है और हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। चाहे आप देखेंगे कि ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो हास्य कैटेगरी में है, लेकिन उन पे हमको हंसी नहीं आती। हाँ बिल्कुल। लेकिन लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर क्रिटिक के तौर पे देखा जाए तो हास्य है भी नहीं, लेकिन उसको भी हास्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लोग देखते भी, उनका भी एक। तो हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी है, अपनी स्टोरी, हर व्यक्ति उसको कह रहा है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का जो बाढ़ आई हुई है, इससे क्या कंटेंट की क्वालिटी में गिरावट आई है या ये अच्छा है? आपके सवाल के दोनों जवाब हो सकते हैं। गिरावट भी आई है जी। गिरावट कुछ तो इतनी आई है कि वो अश्लीलता में कन्वर्ट हो गई है जी। वो भौड़ी बातें, जो बात प्राय लोग नहीं करते हैं या कुछ पर्टिकुलर लोग ही सुना करते थे, वो चीज़ें आज की डेट में डाइनिंग रूम में और बेडरूम में बच्चों के बीच में शेयर हो रही हैं। तो ये भी हुआ है। बट ये भी सही है कि कुछ बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट आए हैं जो मार्केट में आ नहीं पा रहे थे। मैं किस्सागो था, बाई चांस मुझे एक आदमी मिला और मुझे उन्होंने अखबार में लाके बैठा दिया। लाखों लोगों ने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आज मैं सोशल मीडिया पे गया, वहाँ लोग पढ़ते हैं। पर बहुत सारे लोग
ऐसा नहीं, इस ट्रैक से नहीं चले। जैसे मैं आपका भी उदाहरण देता हूँ कि आप कभी, मुझे नहीं लगता कि आपने मुख्य धारा के लेखक के तौर पे काम किया है, नहीं किया है, बट आपकी किस्सा कोई बहुत तगड़ी है और वो सोशल मीडिया से ही आई। एक मन जी हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी और आपके सारे लोगों को। मन जी, MANNG। मन जी एक इंजीनियर हैं और अमेरिका के किसी जॉब विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। और मन जी को ऐसे ही लगा कि नहीं यार लिखना चाहिए, और उनकी हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने हिस्ट्री का अध्ययन किया। और ये जो फर्जीपने भरे पड़े हैं बाजार में, ये फलाना ऐसे थे, ढमकाना ऐसे थे, मैं किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, वो चुपचाप कोई अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा चुटीले अंदाज में उसको लोगों के बीच में रख देते हैं। और मन जी बहुत लोकप्रिय है। अजीत सिंह को आप जानते ही होंगे, अजीत सिंह राइटर हैं। तो ये किस्सा, ये लोग कोई ऐसे नहीं है जो थ्रू प्रॉपर चैनल गए, अखबार से आए या मीडिया से आए, किसी अखबारों में नहीं छपे शायद में से बहुत सारे लोग, पर इनकी बहुत सारी फॉलोइंग है। तो कुछ मामले में खराब हुआ कि बहुत सारी अश्लीलता आई, बहुत सारे फूहड़ कंटेंट आए, बहुत सारे घटिया कंटेंट आए। कुछ तो देख के कोफ्त होती कि यार ये क्यों बना रहा है, ये कुछ भी बना दे रहा हो आप, लेकिन कुछ बड़े अच्छे बन रहा है। आप कोई ऐसी रील देखते होंगे जो बिल्कुल 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड में बड़ा मारक काम कर जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, जो रील्स में भी, हाँ, बहुत अच्छा, यूट्यूब के माध्यम पे भी आप देखेंगे तो TVF जो आज TVF तो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया आज की डेट में। तो शुरुआत समझिए मोबाइल बाबा जैसी है उसकी, मोबाइल बाबा, और मैं लिख रहा हूँ वो डिजिटल बना लेगा उसको, डिजिटल बना रहा है। और बहुत अच्छा कंटेंट, मैं बहुत शुरू से उनको फॉलो करता हूँ, और बहुत अच्छा कंटेंट वो देते हैं। तो ये सही कह रहे हैं आप कि दोनों अच्छा भी है और बुरा भी है, पर ओवरऑल बचेगा वही जिसमें दम होगा। ऐसे तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेट माइंडेड लोग हैं जी। पहले आपको याद होगा भोजपुरी खराब भी ऐसे, हालांकि वैसे ही बनती है, केवल भोजपुरी फिल्म इसलिए देखे जाते हैं कि उल्टी सीधी चीजों को दिखाई देंगी। तो आज भी ऐसे कुछ कंटेंट देखने वाले हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं है। क्लास और मास का खेल है। क्लास अभी भी अच्छी चीजों को ढूंढ रहा है और उनको भी देखा जा रहा है। हमारे लिए यही संतोष की बात है। कूड़ा आ रहा है, आने दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, या चले भी रहेंगे तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो इनको मिलेगी। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप हाथ से, और मैं आपको काफ़ी दिन से फॉलो करता रहा हूँ, आपके सोशल मीडिया के आने से पहले भी, और आपके हास्य और व्यंग दोनों विधाओं से मैं परिचित हूँ। दोनों में आप लिखते हैं। हास्य जो है, जो पंचेज, जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं, व्यंग जो मास को प्रभावित करता है, जो परिस्थितियों पे, जो जैसे कहा गया है कि व्यंग परिभाषा है कि व्यंग निर्बल का बल है, जो कमजोर आदमी है उसकी ताकत है व्यंग। सही है। तो जब हम व्यंग करते हैं तो हम किसी कमजोर, जैसे अभी आपने बातचीत में कहा कि उस डॉक्टर के ऊपर जो कैंसर के पेशेंट से 41 साल ले रहा है, उसको नहीं कोई कार्रवाई होती है। सही है। तो ये आपके हास्य के बीच में ये व्यंग था जो कि उठाया, जो मास के लिए एक पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज है। तो आप हास्य और व्यंग दोनों में विधा में हस्तक्षेप रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मूलतः आपको क्या प्रिय है, हास्य या व्यंग? बढ़िया सवाल है। और ये ऐसे पूछा जाए, किसी माँ से पूछा जाए कि आपका कौन सा बेटा प्रिय है आपको, और किसी कुक से पूछा जाए कि आपको ज्यादा अच्छा खाना कौन सा पसंद है जो आप बना रखे हैं, शुरुआत मेरी हास्य से ही हुई थी। वो शायद एक उम्र का भी असर था, पर अखबार में काम करने से, क्योंकि अखबार में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, कभी मैं अखबार का ऐसे कह लीजिए पारिश्रमिक लेके काम करने वाला नहीं रहा। नौकरी कभी अखबार में नहीं की। आपको पता है नौकरी में LIC में डेवलपमेंट अफसर हूँ, लिखता पढ़ता हूँ साथ में, ऐसे कह सकते हैं, फ्रीलांसर बोल सकते हैं। पर इन लोगों ने एक चीज समझाई कि बाबा जी जब भी कुछ हो ना, तो किसी पे उंगली उठे, किसी को, जो आपने बैंक की बात कर रहे हैं जिसमें समाज का हित हो। जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 मच्छर हम लोग को लगातार ताड़े हुए हैं, वो काटने के जुगाड़ में, सब अपने जुगाड़ में, सब ये मर भी नहीं रहे हैं। तो ये उन्होंने समझाया अखबार वालों ने कि आप जो है कोशिश करिए कि आपकी वे अच्छी बात लगती है। मैं जानता हूँ कि आपका जो जुड़ाव है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मुझे ये सत्ता के प्रति जो विद्रोह एक स्वाभाविक व्यक्ति के मन में होना चाहिए, वो कहीं न कहीं आपके एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। अनकट लेखक अगर विपक्ष नहीं है, हाँ, तो फिर वो लेखक नहीं है जी। कोई भी लेखक हो, मैं गीतकार की बात नहीं करता, अगर वो प्रेम के गीत लिख रहा है तो उसका विपक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। पर अगर व्यंग्यकार अगर
कुछ कमी न ढूंढे। हम लोग कमी ढूंढने वाले लोग हैं। जी पत्रकार हुए या लेखक हुए, वही खासकर व्यंग्यकार, जी हम किस बात पे हंसेंगे? जी हमें कुछ कमरे में खराबी नहीं दिखेगा, जी आपके चेहरे में, आपके स्टाइल में, कोई आपके कामों में कुछ खराब नहीं दिखेगा, जी तो मैं फिर कैसे आपको फिर उंगली उठाऊं? फिर हंसूंगा किस बात पे? तो हंसने के लिए हमें आपके खिलाफ ही होना है। तो अगर वो कोई भी लेखक हो, इवन मैं कथाकारों की बात करता हूँ, जी अगर वो प्रेम कथाएं नहीं लिख रहे हैं, तो अगर वो विरोध ही नहीं है, जी तो फिर उसकी कलम फिर कमजोर है। तो ये पता नहीं क्यों बहुत रोकने के बाद भी, जी और इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि मैं किसी से डर रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं सिर्फ नहीं, इसका भी जवाब बता दूं आपको। हर आदमी की अपनी एक राजनीतिक सूझबूझ है, राजनीतिक सोच है, हर आदमी की है। तो मुझे जितने लोग दिख रहे हैं इस समय राजनीति की पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें ये लोग फिलहाल उन लोगों से बेहतर हैं, बेस्ट हैं ये नहीं कह सकता, जी पर बेहतर हैं ये दिख रहा है। तो मैं डरता हूं कि हाँ, लेकिन फिर भी एज ए जिम्मेदार नागरिक, हाँ, एज ए सटायरिस्ट, आपको सत्ता के प्रतिरोध तो कहीं ना कहीं पैदा तो होता मेरी ही। पोस्ट आप उठा के देख लीजिए। हाँ, विसंगतियां जब आप देखते हैं। कोई, हाँ, मैं इतना नहीं करने जाता हूँ कि कोई दौड़ा ले, हमको थाने में बंद कर दे। भाई बिना आपको थप्पड़ मारे भी तो चोट पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं भाई थप्पड़ ना पहुंचाए, पर प्यार से अपनी बात धीरे से कह दें। हंसी मजाक एक समझिए बहाना है, बहुत अच्छा एक विधा है ये, कि हंसी मजाक में अपनी बात कह भी जाइए कोई और बुरा ना अगले को उतना बुरा भी नहीं लगेगा। तो अगर मान लिया कोई लफड़ा फंसा तो हम तो मजाक कर रहे थे, और नहीं फंसा तो मैं तो काम कर ही गया। तो लेखक को विपक्षी होना चाहिए, और निर्बल की आवाज जो आपने कहा ना, यही रियलिटी है। अगर वो संवेदनशील नहीं है, निर्बलों के पास नहीं खड़ा है, निर्बल के साथ नहीं खड़ा है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर वो लेखक नहीं है, उसको कुछ और करना चाहिए। बहुत सारे काम है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपने बताया कि आप अपने काम के बारे में बताया, जो आपका मतलब रोजी रोटी जिससे जी। जुड़ी हुई है, LIC में आप डेवलपमेंट विकास ऑफिसर अधिकारी जी। और साहित्य लेखन में इस सब में आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। मूलतः प्रकृति से भी आप लेखक हैं, बिल्कुल व्यंग्यकार हैं। तो ऐसा लगता है कि अपनी आजीविका में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल। लगता है। तो आगे का क्या प्लान? देखिए, आपने दुखती रग को छेड़ दिया है। तो होता क्या है ना, भारतवर्ष में एक गाना जो है बड़ा सब पे फिट बैठता है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इसी टाइप का मामला है कि अगला चाहता तो कुछ और है, पर उसको अपनी दाल रोटी चलाने के लिए इधर कुछ और करना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो कुछ और करें तो बहुत अच्छा करें। शायद हमको लगता है देश जहां पहुंच सकता था वहां इसलिए भी नहीं पहुंच पा रहा है कि जो जिस लायक है उसको वो काम ना देके उसके बिल्कुल विपरीत या कुछ बिल्कुल अलग टाइप का काम दिया जा रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइना वगैरह में छोटे बच्चों को शुरू में उठा लेते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनका फिजिकल टेस्ट करके, जो जिस तरह का है, जिसका दिमाग, लंबी बात हो जाएगी, पर है क्या कि दिमाग के बारे में जितना मैंने पढ़ा है कि हर इंसान के दिमाग में हर चीज होती है। दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान जो इस दिमाग में ना हो। ये पूरा ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, चाहे जिसका भी हो, सब कुछ है। यही कहता है। हाँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ये मैं अपना महसूस भी करता हूँ। बाई चांस वो बच्चा किसी सरोद वादक के यहाँ पैदा हो गया और उसने दिन भर ये माहौल देखा तो सरोद वादक हो गया। कुमार सानू है, कौन कौन हैं जिनके पिताजी, हमसे पंकज उधास जी एक बार मिले, सॉरी अनूप जलोटा जी मिले थे। हमने पूछा आपने कैसे शुरुआत की? बोले मेरे पिताजी बड़ा अच्छा गाते थे और अनूप जलोटा को कोई पुरस्कार मिला था, मुझे पुरस्कार मिस कर रहा हूँ, कोई बड़ा पुरस्कार था पद्मश्री या पद्म विभूषण टाइप का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा निवेदन है कि ये पुरस्कार पहले मेरे पिताजी को दिया जाए, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कलाकार वो थे। ये अलग बात है उनकी उतनी पहचान नहीं बन पाई। तो दुनिया का सारा ज्ञान इसके अंदर है, बस है क्या आप जिस चीज को डेवलप करते हैं वो कहाँ से आता है? वो इंटरेस्ट से आता है। कि जैसे एकाएक मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया, ज्ञान मेरे अंदर, हो सकता है मैं साइंटिस्ट भी हो सकता था, उतना ही अच्छा होता, पर मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं बढ़ा। अगर मैं वो इंटरेस्ट, समझिए खांचे बचे बने हुए हैं, जिस खांचे पे हम टकटकाएंगे बार बार। एक वो कहानी बड़ी चर्चित है जो बताई जाती है कि मूर्ति होती नहीं है, हर मूर्ति पत्थर के अंदर होती है। आप एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और छेनी हथौड़ी लेके दिमाग लगाते हैं तो उसी से कहीं अतुल शुक्ला बन जाते हैं, कहीं मोदी जी बन जाते हैं। उसी से आप जैसा छेदेंगे, जैसा काटेंगे, उसी मूर्ति में से एक मूर्तिकार को एक पत्थर, 1000 पत्थर दे दिए जाए, एक ही साइज के, एक ही द्रव्यमान के, एक ही सिस्टम के, और कहा जाए इससे नेहरू जी बना दीजिए, इससे गांधी जी बना दीजिए, इससे डोनाल्ड ट्रंप बना दीजिए, इससे वो बना देगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मूर्ति है, बस वो फालतू चीज को हटा देता है। उसी तरह से हर इंसान है, उसके अंदर वो सारा ज्ञान है, बस खेल होता है इंटरेस्ट का, कुछ संगत से होता है। हो सकता है किसी को कोई संगत मिल जाए और वहां से वो चीज सीख के आगे बढ़ जाए। तो हमारा शुरू से स्वभाव ये कि सागों का था,
मैं नौकरी ऐसी पा गया, हालांकि हो सकता है वहां भी किस्सा को नेचर का थोड़ा लाभ मिलता हो। उसका लाभ भी है कि पूरे मंडल में मैं नंबर 1 पे हो रहता हूँ, बड़ी टीम है हमारी, अच्छा काम होता है, पर मन उधर ही बसता है। हम लोग पढ़ते थे गेहूं और गुलाब, रामबृक्ष बेनीपुरी जी की किताब थी, वो था एस्से था, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। तो जो मैंने उसका भाव पढ़ा ना कि पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए, पर सूंघने के लिए जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है वो गुलाब होता है। सौंदर्य बोध, हाँ, सौंदर्य बोध भी कह सकते हैं, गुलाब का आनंद जहाँ प्राप्त हो रहा है, उससे सौंदर्य बोध तृप्त होता है, सौंदर्य बोध तृप्त होता है, बिल्कुल। गेहूं से तो वो लिखने से ही होता है। अब अभी लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए हम कोई आर्टिकल, अब तो ज़्यादातर अखबारों में कम छपता है, विज्ञापनों का दबाव है और जगह कम होती है, अखबार भी धीरे धीरे डेटोरेट कर रहे हैं, कम अखबार छप रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी व्यंग वगैरह आजकल कम छप रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे अखबार, हमको इस बात का बड़ा दुख भी है। कादम्बनी में मेरे कई व्यंग छपे, आज की डेट में कादम्बनी मैगजीन ही बंद हो गई। मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है कि कादम्बनी जैसी मैगजीन बंद हो गई। ठीक है, ऐसे ही हिंदुस्तान अखबार में एक नस्तर के नाम से व्यंग सीरीज निकलती थी, उसमें मैं बहुत लिखता था, खूब आता था, छोटा सा व्यंग था, उन्होंने बंद कर दिया। पता नहीं क्यों व्यंग से, या शायद ये व्यंग एक चिढ़ाने वाला प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध होता है कि भाई नेताजी ने धरना किया, प्रदर्शन किया, तो उसको तो आदमी मान के स्वीकार करता है कि भाई ये विपक्ष है, ये तो धरना करेगा करेगा, पर ये ससुरे कौन है जो बीच में चुटकी ले लेके हमारे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो शायद व्यंग इसलिए भी खत्म किया जा रहा है, वो तो सोशल मीडिया ने जिंदा किया हुआ है, तो चीजें बची हैं। तो मेरी आत्मा वहीं बसती है, और बस एक ही तमन्ना है जो आप पूछ रहे थे कि आगे क्या। अभी अगर मान लीजिए उसको 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, अब तो फेसबुक बता भी देता है कि कौन कितना पढ़ा, तो कोई पोस्ट मेरी लाख लोग पढ़ लेते हैं, दिखता है, पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, पर दिखता है कितने लोगों ने देखा, इन तक गई, उस पर कमेंट भी हजारों सैकड़ों आ जाते हैं। वही सोचता हूँ कि करोड़ों लोग पढ़ते, क्योंकि भाई अच्छा भोजन बना है और पैसा नहीं लग रहा है। भाई लिखने में एक पन्ना मैंने लिख दिया अगर, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 करोड़ लोग पढ़ेंगे तब भी हमको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपली लिख रहा हूँ और एक अतुल शुक्ला आनंदित हो रहे हैं, 10 लोग और आनंदित हो रहे हैं, तो क्यों ना करोड़ों आनंदित हो। बस एक तमन्ना है कि मेरी कहानियां हो सके तो पूरे देश को पहुंचे, जिस भी फॉर्म में पहुंचे, पर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे आनंदित हो। फिर आपको बड़ा आनंद आता है कि आप कोई बढ़िया भोजन करिए, उसको 2 लोग खाएं, और उसको 2,000 लोग खाएं, और 2 लाख लोग खाएं, और आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, हो सके बल्कि 2 लाख खाएं तो आपको पैसा उल्टे मिलने लगे, तो आपका आनंद पैसे को बिल्कुल किनारे कर दीजिए। तो मेरी बस यही इच्छा है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, आनंदित हो, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। किस्सा गोई, एक अंतिम सवाल, इस सवाल पे ये सवाल मेरे दिमाग में आया। किस्सा गोई जो है, लिखने के माध्यम को देखिए, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऑडियो बुक्स आ रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां लोग किताबें सुनना। मेरे एक बहुत अच्छे रीडर फ्रेंड हैं, उन्होंने कुकू FM लिया हुआ है। अच्छा। तो एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में, तो वो कान में लगा के सुन रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या सुन रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय सुन रहा हूं। अच्छा। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी किताब है, थोड़ा सुनाइए मुझे। सुनाई तो मैं देखा, एक पढ़ रहा था। तो अभी क्या है कि वैसा रीडर जिसके घर में कम से कम 500 किताबें होंगी पढ़ी हुई उसकी, वैसा रीडर अब सुनने पे शिफ्ट हो गया है, पढ़ने से सुनने पे आ गया। हाँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो आप लिखते रहे हैं उसको सुनाने या कहने के माध्यम पे कब आ रहे हैं, कब आएगा, कब आ रहे हैं आप? हाँ, एक शेर हमने सुना था किसी के मुंह से, मेरा तो शेर नहीं है, मेरे पास शेर या बकरी भी नहीं निकलती है, बस यही लिखता हूँ गद्य में कि काम बहुत सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। तमन्ना बहुत सारी है, तमन्ना तो ये भी है कि एक लाफिंग क्लब बनाऊं जहां वाकई हंसने की बातें हो और कुछ बातें ना हो, कोई दुनियादारी ना हो, 2 आदमी हो, 2 से 4 हो, 4 से 6 हो, एक बड़े से कमरे में पहले शुरुआत हो। आप अगर हंसाने की क्षमता रखते हो तो आओ मंच पे, यहाँ बैठो, खड़े हो जाओ और कुछ सुनाओ। जनता को अच्छा लगेगा तो ताली बजाएगी, नहीं तो हुट कर देगी, हट जाओ। फिर दूसरा आवे, फिर तीसरा आवे, कोई फीस नहीं, कोई कुछ तामझाम नहीं, कोई चाय पानी का खर्चा नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल और केवल, जैसे मुझे लगता है जितना भोजन जरूरी है ना, मुझे बल्कि अब सवाल आपको पूछना चाहिए, आपने अंतिम सवाल पहले ही पूछ दिया, ये सवाल आपका बनना चाहिए कि आज के ज़माने में नहीं, पुराने ज़माने, बल्कि पुराने ज़माने से ज़्यादा आज जरूरी है। हाथ से क्या हो सकता है, लोग हंस कहाँ रहे हैं, केवल मुस्कुरा रहे हैं, पूरा पूरा दिन बीत रहा है, खुल के हंस नहीं पा रहे हैं। तो हास्य की कमी भयंकर है, जबकि तनाव कई गुना बढ़ चुका है। हर कोई एक रेट रेस में भाग रहा है, परेशान है, टारगेट्स हैं, अपने जीवन का टारगेट है। जो काम हमारे पिताजी ने 50 साल में किया, हमको 2 ही साल में कर लेना है, तो वो दबाव तो रहेगा ना। उस चक्कर में हंसी गायब हो गई है। हंसी सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मिली हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग है ना, प्लानिंग और उसका करना और फेल होना, ये सब सिर्फ इंसान है। गधा कोई प्लानिंग नहीं करता है, शेर बकरी कोई प्लानिंग करती है, जो सामने पड़ती है वो करते हैं। तो इस वजह से इंसान तनाव में है, हंस रहा नहीं है, तो उसको खुराक मिल नहीं रही है।
तो मेरी तो बड़ी इच्छा है कि एक पहले इसी से शुरुआत करूं, ये सब भी उसमें आ जाएगा। मैं कहता हूं हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और उसी की ऑडियो और उसी की वीडियो बना दीजिए, चल दीजिए, वही तो किस्सा गोई है। हम आप हमको सुने, देखता हूं ईश्वर क्या क्या करा पाते हैं, पर काम बहुत सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं फिर हम और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उस प्लेटफॉर्म पे आएँ जहां हम आपको सुने। वो प्लेटफॉर्म बिगर है, पढ़ने से बिल्कुल, सुनने का, देखने का बिल्कुल, प्लेटफॉर्म बिल्कुल, बिगर हो चुका है, बिल्कुल, और मैं भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा, यही निवेदन बिल्कुल, करूंगा कि बिल्कुल। आप भी जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आएँ, जरूर ताकि जो ये 1000 से लाख पहुंच रहा है और करोड़ों तक पहुंच सके, बिल्कुल पहुंचने की जो बात है, बिल्कुल वो हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एकदम इस पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद और आपका भी। फिर हम लोग जरूर जरूर, नमस्कार। नमस्कार।